हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम कुछ जो आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका एंटी फ्रीज सॉल्यूशन या एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस। देन उसके बाद में हम ऑस्मोटिक प्रेशर पे चलेंगे जो कि आपकी लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, उससे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। तो जो डिप्रेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आता है उसी से रिलेटेड कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जिन पे छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपको बता दें, कुछ आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको सॉल्यूशन में मिलाने पर या वाटर में मिलाने पर उन वाटर का जो डिप्रेशन है, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, उसमें डिप्रेशन ला देते हैं। यानी कि जो डेल्टा TF है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कुछ आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको वाटर में इंक्लूड करने पर या ऐड करने पर, थोड़ा सा अमाउंट ही ऐड करने पर बहुत ही लार्ज डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है इतनी आसानी से फ्रीज़ नहीं हो पाता। अब देखिए, इसका एप्लीकेशन आपको बता दें, जो बहुत ही हाईली कोल्ड क्लाइमेट्स हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ पर 0 से भी कम चला जाता है टेम्परेचर। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका व्हीकल्स का जो रेडिएटर होता है, कार रेडिएटर है, बहुत सारी चीज़ें, इंजन का जो रेडिएटर है उसमें वाटर जो पड़ता है वो फ्रीज़ हो जाता है। 0 से कम पे आएगा तो फ्रीज़ हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो व्हीकल्स को चलाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जहाँ पर आइस फॉलिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम इस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस वाटर में ऐड कर देते हैं, या फिर जो पेट्रोल होता है, जो आपका फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल, उसमें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका वाटर है या फिर जो आपका फ्यूल है वो इतनी आसानी से फ्रीज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें उसका जो सॉल्यूशन है, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट आ जाती है या बढ़ जाता है। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। ठीक है, आपने उसमें NaCl या CaCl2 मिला दिया, तो होता क्या है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के जैसे -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, या फिर आपका -5 हो गया। तो देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल्दी वाटर आपका फ्रीज हो जाएगा, बट आपका -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इतनी आसानी से फ्रीज नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो आपके कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको हम एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस बोलते हैं, उसमें कुछ आपके ऐसे हैं जो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, कुछ आपके ऐसे हैं जो कि आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। देखिए, जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म है उसमें आपका एक एग्जांपल है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, यहाँ पर हमने ऊपर मेंशन किया है, टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रीजिंग वाटर इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, एट द प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर इज लेस देन 0, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर 0 से भी कम चला जाता है, आता है। सर्टेन सब्सटेंसेज आर यूज्ड विच आर कॉल्ड एंटी फ्रीज सब्सटेंसेज, यानी कि ये लिक्विड को फ्रीज नहीं होने देते, जमने नहीं देते। अब इसमें एग्जांपल में देखिए, आपका एथाइलिन ग्लाइकॉल, ये आपका क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, लिक्विड होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। सब्सटेंसेस भी है, सब्सटेंसेस में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो यहाँ पर एथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है आपका, ये रेडिएटर्स में यूज होता है, और इसको वाटर में जब ऐड कर देते हैं तो रेडिएटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है, या वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर इतनी आसानी से फ्रीज नहीं हो पाता। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि जो एथाइलिन ग्लाइकॉल है उसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट उसमें ऐड करने पर बहुत ही लार्ज डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो एक ये सबसे मेजर फैक्ट है जिसकी वजह से एंटी फ्रीज सब्सटेंसेज को उसमें ऐड करते हैं, ये वाटर में ऐड करते हैं, ताकि जो रेडिएटर्स में वाटर यूज किया जाता है वो आपका जमे ना, फ्रीज ना हो। दूसरा आपका है NaCl एंड CaCl2। ये आपके ऐसे हैं, ये आपके सब्सटेंसेस जो हैं ये सॉलिड होते हैं, तो इनको हम ऐड करते हैं जहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, वहाँ पे जैसे रोड्स जो होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो रोड्स क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। तो वहाँ पर NaCl या CaCl2 सॉलिड जो होते हैं उनको डाला जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जब ये डाले जाते हैं तो जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इतनी आसानी से बर्फ़ जो है वहाँ पर बन नहीं पाती, या फिर जो बनी होती है वो बहुत आसानी से क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, और वहाँ से
जो आपका रोड है वो, वहाँ का जो स्नो है, बर्फ़ है, वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर मेंशन भी किया है, इन कोल्ड कंट्रीज़ दीज कॉमन साल्ट्स आर यूज टू क्लियर द स्नो ऑन द रोड, यानी कि रोड पर जो बर्फबारी होती है उसको क्लियर करने के लिए इन साल्ट्स का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंटी फ्रीज सब्सटेंसेज हैं और ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू सच एक्सटेंस दैट द वाटर कैन नॉट बी फ्रीज टू फॉर्म आइस। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि इनका छोटा सा अमाउंट, जरा सा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट इतना ज़्यादा उसमें डिप्रेशन क्रिएट कर देता है कि वाटर इतनी आसानी से आइस में चेंज नहीं हो पाता या फिर आइस में फ्रीज नहीं हो पाता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ आपके जो नोटेबल पॉइंट हैं, ये इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं मल्टीपल चॉइस या फिर एसर्शन रीजन टाइप के, उनके लिए मैंने ये आपको डिस्कस किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, उस पर चलेंगे। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर आपका पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक चीज़ आपको बता दें, ये एक मिनिमम प्रेशर होता है जो कि ऑस्मोसिस के समय, यानी कि जो एक ऑस्मोसिस आपका एक प्रोसेस होती है उसके समय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कौन जनरेट करता है। ठीक है, सॉल्यूशन की हम यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन में आपके केवल दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका सॉल्यूट होता है, दूसरा आपका सॉल्वेंट होता है। तो जो आपकी एक उसमें एक पतली फिल्म लगाई जाती है, बहुत ही पतली लेयर एक होती है जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसका जो कैरेक्टर है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये केवल आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स को क्रॉस होने देता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्रॉस नहीं होने देता है। ठीक है, अब बात आती है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके वजह से होता है या उसके लिए कौन सा जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आप समझ सकते हैं जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उससे केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स क्रॉस नहीं हो पाते हैं, बट वो ट्राई करते हैं क्रॉस होने के लिए। ठीक है, अब वो ट्राई कर रहे हैं, वो क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे, केवल आपके सॉलिड पार्टिकल्स करेंगे। तो ये देखिए मल्टीपल चॉइस में पूछा भी जाता है कि कौन सा कंपोनेंट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो केवल सॉलिड पार्टिकल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस नहीं हो पाता और वो जो होल्स होते हैं बहुत ही टिनी पोर्स होते हैं, उनमें फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर जनरेट करते हैं जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब देखिए इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं, द मिनिमम एक्सिस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि सॉलिड पार्टिकल्स को रोक देता हो, ठीक है, उसके पासेज को ब्लॉक करता हो। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो डेफिनेशन है, अब देखिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए एक फॉर्मूला भी होता है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर जो फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पर C क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बता दें, अभी जो आपने प्रीवियसली स्टडी किया है, चाहे आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था? मोल फ्रैक्शन के। और जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। और यहाँ पर उसके बाद में जो हमने आपको डिस्कस किया है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मोलैलिटी के। बट यहाँ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी के। ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलैरिटी पर डिपेंड करता है, मोलैलिटी पर नहीं करता है। मल्टीपल चॉइस में आपसे ये किया भी आ सकता है क्वेश्चन, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर C जो है ये मोलर कंसंट्रेशन है, यानी कि अगर न्यूमेरिकल आपसे कोई किया जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो आपकी कंसंट्रेशन है वो मोलैरिटी में होनी चाहिए। अगर नहीं दी है तो उसको पहले आप कन्वर्ट करिए, देन उसके बाद इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करिए। अब देखिए इसमें R और T का मतलब बता दें। R जो है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 8.321
डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, एटमॉस्फेयर, बहुत सारे इसमें इंक्लूड होते हैं टर्म्स। और टी जो है आपका वो टेम्परेचर होता है। तो भाई अभी न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो ये चीज़ आप और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, बट अभी के लिए केवल आप इसको लर्न रखिएगा। दूसरी बात ये है कि जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, तो उसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस को जान लेते हैं। देखिए ऑस्मोसिस में होता क्या है, लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि लो कंसनट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसनट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, टेंड करते हैं। इनकी जो डायरेक्शन है, यानी कि जो ऑस्मोसिस है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ हमने एक शॉर्ट फॉर्म इसका मेंशन किया हुआ है। LC का मतलब है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये किसके लिए है, ऑस्मोसिस के लिए है। और एक आपसे और भी प्रोसेस पूछा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे एग्जांपल आपको दे दें कि जो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस है, जैसे वाटर का फिल्टर किया जाता है, वाटर फिल्ट्रेशन जो होता है, एक्वागार्ड है, ये बहुत सारे प्योरीफायर्स आते हैं, उनमें रिवर्स ऑस्मोसिस होती है प्रोसेस, उसको RO बोलते हैं। तो इसमें उल्टा होता है। यहाँ पर ऑस्मोसिस के केस में लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है मूवमेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस है उसमें क्या होता है, उसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। और ये आपकी जो है स्पेशल कंडीशन है, जब आप बहुत ही हाई प्रेशर जनरेट करते हैं सॉल्यूशन पे, तब ये होता है। और ये आपका नॉर्मल कंडीशंस में होता है। तो ये आप एक शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने की, ध्यान रखिएगा, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात आती है कि जो मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, हमने प्रीवियसली आपको 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, जिनमें सभी में हमने आपको बताया है कि मोलर मास सभी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड भी एक आपका ऐसा मेथड है जो कि मोलर मास, जिससे मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर WB/RT/V पाई ये आपका है, यही फॉर्मूला है। बस क्या है, C जो है आपका मोलर कंसंट्रेशन है। तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर जो WB हमने यूज़ किया है, ये क्या है, ये सॉल्यूट का मास है, ध्यान रखिएगा। और V आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है, और पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। MB आपका क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी आप निकालना चाह रहे हैं। अब इसमें भी कुछ आपके स्पेशल कंडीशंस हैं कि किन केसेस में आप बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ मल्टीपल चॉइस के लिए जो कंडीशंस हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं, पूछी भी आ सकती हैं आपसे, कॉम्पिटिटिव में पूछी जा सकती हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आ सकती हैं। इसमें असर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के कंडीशंस को क्वेश्चन में डाल देते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर ये कंडीशंस आपको लर्न रखनी है फॉर मल्टीपल चॉइस एंड 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए। आइए देखते हैं क्या है। ये जो आपका मोलर मास है सॉल्यूट का, वो एक्यूरेट एग्जैक्टली कब निकल के आता है। पहली कंडीशन ये है, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल, यानी कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है वो रूम टेम्परेचर पर उड़ जाता हो, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल एंड वाटर और पेट्रोल में कौन ज़्यादा वोलाटाइल है, पेट्रोल ज़्यादा वोलाटाइल है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर खोल दो सारा उड़ जाएगा। वाटर इतनी जल्दी नहीं उड़ेगा, लेस वोलाटाइल है। तो कहने का मतलब है सॉल्यूट जो है वो आपका नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए डाइल्यूट का मतलब है 5% कंसनट्रेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 to 5% कंसनट्रेशन होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 100 ml में 5 ग्राम सॉल्यूट ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर आपकी जो ये वैल्यू है MB का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये एग्जैक्टली नहीं आएगी। थर्ड जो कंडीशन है क्या है, सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है वो टूटना नहीं चाहिए, और एसोसिएशन का मतलब होता है उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अभी इसके एग्जांपल भी हम देंगे आपको डिसोसिएशन एसोसिएशन के। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशंस जब होती हैं, ठीक है, तभी आपका जो सॉल्यूट का मोलर मास है वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी नहीं है तो फिर आपकी वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती है। और जो आपका थर्ड केस है वो बहुत ही सेंसिटिव है, इस पर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों बनते हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा। और ये याद रखिएगा, मैंने इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सारी केसेस में बताया था कि जो आपका वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है
उसकी कंडीशन क्या है मैंने बताया था, 1 to 5% होता है, कहीं कहीं 8 भी है, बट आपका 1 to 5% बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम ट्रू है। तो ये जो सेकेंड लास्ट जो आपकी कंडीशन है और थर्ड है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो ऑस्मोसिस है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर में होने वाला एक आपका फिजिकल प्रोसेस है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने 3 डायग्राम आपको बनाए हैं। ये आपका कंटेनर है और ये एग है, ठीक है, एग सेल है। और यहाँ पर ये जो पहला डायग्राम है, इसमें जो आपका एग है ये नॉर्मल एग है, नॉर्मल साइज ऑफ एग है। बट जब इसको हम वाटर में फिट करते हैं या वाटर में जब इसको रखते हैं तो होता क्या है, ऑस्मोसिस आपका होता है और यहाँ पर जो आपका एग सेल है वो क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, एग जो है आपका वो स्वेल हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है कि ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आपका होता है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आपका प्रोसेस होता है। तो इसमें होता क्या है, वाटर जो है आपका वो सेल के अंदर आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, और बाहर जो वाटर है, वाटर जो आपका है ये लो कंसंट्रेटेड होता है। LC का मतलब यहाँ पर है लो कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वाटर अंदर की तरफ आता है, इसकी वजह से ये क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, स्वेल हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बट जब इसी एग को हम NaCl के सॉल्यूशन में रखते हैं या किसी साल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो इसका जस्ट उल्टा होता है। और यहाँ पर जो आपका एग सेल है, जो नॉर्मल साइज ऑफ एग सेल है, वो आपका श्रिंक कर जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर आपका हाई कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, और एग सेल के इनसाइड द एग सेल ये आपका लो कंसंट्रेशन होता है, सॉल्यूशन जो भी आपका होता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वाटर जो है कहाँ जाता है, बाहर को जाता है, जिसकी वजह से ये श्रिंक कर जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामिक, और इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे किए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एरो की डायरेक्शन, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेक करिए, ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हमेशा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है आई थिंक बहुत बेटर है, और इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा ऑस्मोसिस क्या है। अब देखिए कुछ आपके स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं जिन पर न्यूमेरिकल या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि आपका है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आता हो, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हों, अप्लाई करते हों ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसो ऑस्मोटिक का मतलब हुआ जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सेम आए, दूसरे वर्ड्स में आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलिए या फिर इसको आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन बोलिए, दोनों एक ही बातें हैं। नेक्स्ट आपका है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर जो इसमें लगा हुआ, हाइपर का मतलब क्या है, हाई, ठीक है। ये आपका ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि कुछ सॉल्यूशन से ज़्यादा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर शो करता हो। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, अ सॉल्यूशन विच हैज़ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशंस, ठीक है, इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है जो कम हो, ठीक है। कुछ आपके ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो अदर सॉल्यूशन से कम, यानी कि लेस ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, उन्हें हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ सॉल्यूशन विच हैज़ लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर, ठीक है। इसको हम
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें एग्जांपल के थ्रू को करते हैं। जैसे आपका ये है 0.1 m और एक आपका है 0.05 m सुक्रोज सॉल्यूशन, ऊपर आपका यूरिया सॉल्यूशन। देखिए दोनों ही नॉन आयोनाइजेबल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा आएगा तो इसे हम कैसे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कम कंसंट्रेशन वाला है तो ये कम ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपको बता दें कि एक कंसंट्रेशन होती है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं इधर हम, कंसंट्रेशन लेस देन 0.91% मास बाय वॉल्यूम। किसी भी साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, कि कंसंट्रेशन अगर इससे कम आती है, लेस देन, यहाँ पर इसको ऐसे मेंशन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन concentration of solution less than 0.91% मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं इज कंसीडर्ड एज, ये आपका हो जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, वाइल मोर देन, अगर इससे ज़्यादा आता है, मोर देन 0 पॉइंट, ये वैल्यू आप लर्न कर लीजिए, मास बाय वॉल्यूम इज हाइपरटोनिक। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, ये आपका एक नोटेबल पॉइंट है, इसको लर्न रखिएगा। जैसे एग्जांपल लें, अगर आपको दे दिया जाए 0.9, जैसे आपका NaCl सॉल्यूशन है, अगर उसकी कंसंट्रेशन 0.91% से कम है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। और अगर उसमें लिखा हो मोर देन 0.91 तो आपका वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 0.91% है मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ये आपका एक बेस वैल्यू है, जिसके अगर पीछे है कोई सॉल्यूशन तो हाइपोटोनिक, और अगर जिससे ज़्यादा हो गया तो उसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से ये वैल्यू लर्न कर लीजिए। और यहाँ पर कंसंट्रेशन अगर आपको पता है तो उसके बेसिस पर भी आप हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक कह सकते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें कंसंट्रेशन कुछ भी हो, बट जब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया जाए तो उसमें दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो उसको हम, तो उन सॉल्यूशंस को या पेयर ऑफ सॉल्यूशंस को और आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ये काफ़ी इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है, न्यूमेरिकल है आपका 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of protein. इसमें हमें मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले उस न्यूमेरिकल में जो गिवन आपकी वैल्यूज़ होती हैं, डेटा होता है, उसको सबसे पहले मेंशन करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का, 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में चेंज कर लीजिए
तो लीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.20 लीटर, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.20 लीटर। लीटर में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आर की वैल्यू गिवन है वो केल्विन लीटर, केल्विन इनवर्स लीटर बार मोल इनवर्स में दी है, यानी कि यहाँ पर लीटर में दिया है। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में होता तो हम 200 सेंटीमीटर क्यूब को ही सीधे फॉर्मूले में पुट करते, बट यहाँ पर लीटर में देने की वजह से इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो डेटा है वो मास ऑफ सॉल्यूट WB, ये कितना है 1.26 ग्राम। थर्ड आपका है टेम्परेचर, सीधा सीधा गिवन है 300 केल्विन। उसके बाद आर की वैल्यू है 0.083 केल्विन इनवर्स लीटर बार मोल इनवर्स। नेक्स्ट आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाई इज इक्वल टू कितना है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। तो ये सारा गिवन डेटा आपका है। अब देखिए निकालना आपको क्या है, मोलर मास ऑफ प्रोटीन यानी कि सॉल्यूट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, MB इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका है WB RT अपॉन V पाई। देखिए आई थिंक इसमें सारी चीज़ें आपको गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधे वैल्यूज पुट कर देंगे। WB कितना है 1.26 इंटू आर की वैल्यू 0.083, टी की वैल्यू है 300, ठीक है, अपॉन यहाँ पर V कितना है, V आपका हो जाएगा 2.57 इंटू 10⁻³ और सॉरी V नहीं है, ये पाई दिया हुआ है। V की वैल्यू है 0.20 और पाई की वैल्यू है 2.57 इंटू 10⁻³ इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 61,039। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए यहाँ आसान है, सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल था, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और जो ये मॉलिकुलर मास है या मोलर मास है ये हमेशा आता है ग्राम पर मोल में। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपकी आर की यूनिट है उसको ज़रूर केयरफुली वॉच करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ऊपर जो वॉल्यूम है वो हमें कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। गलती अगर आप करेंगे तो सिर्फ यहीं पर करेंगे, तो इस चीज़ का आप बहुत खास ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 100 ml ऑफ 3.4% यूरिया सॉल्यूशन। मोलर मास का गिवन है 60 ग्राम पर मोल एंड 100 ml ऑफ 1.6% ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन एट 293 केल्विन टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेंशन है, तो इस परसेंटेज से हम दोनों के मास निकाल लेंगे, केन शुगर के एंड यूरिया के। और जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्यूशन जो है वो मिक्स किया जा रहा है, दो सॉल्यूशन उसमें मिक्स किए जा रहे हैं, दोनों का अमाउंट जो है 100 ml है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हम यूज़ करेंगे दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने में वो 200 ml ही यूज़ करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चाहे आप यूरिया सोल्यूशन के लिए निकालें या फिर केन शुगर सोल्यूशन के लिए निकालें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। और अगर 100 ml लेके करेंगे तो नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों सोल्यूशन मिक्स कर दिए गए हैं। अगर दोनों सोल्यूशन मिक्स नहीं किए गए होते तो हम इसमें 100 ml लेकर कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ पर पहले गिवन डेटा जो भी है यूरिया सोल्यूशन के लिए वो मेंशन कर लेते हैं। WB यहाँ पर क्या है, मास ऑफ यूरिया, यहाँ पर 3.4% दिया, यानी कि 100 में 3.4 ग्राम आपका यूरिया है, तो आपका 3.4 ग्राम यूरिया हो गया। वॉल्यूम आपका 200 ml है, ठीक है। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो लीटर में गिवन है। उसके बाद में मोलर मास इसका 60 ग्राम पर मोल गिवन है, उसको मेंशन कर लिया। टेम्परेचर आपका 293 केल्विन है, जो कि चाहे आप यूरिया का निकालें तब या फिर केन शुगर का निकालें तब दोनों में सेम रहेगा। आइए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं दोनों का। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, यूरिया सॉल्यूशन है, इसको पाई 1 मान लेते हैं।
या पाई मान लेते हैं, CRT। C यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन होता है, C इज इक्वल टू N/V। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास से, ठीक है। तो यहाँ पर पाई का एक नया फॉर्मूला बनेगा, इसको हम बोलेंगे WB/mv, ठीक है। और लास्ट में आपका हो जाएगा RT/V। और यहाँ पर आगे इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, N इज इक्वल टू होता है WB/mv। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन रहा है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आप पुट कर दिए जो जो गिवन है। WB आपका कितना था, 3.4, और R आपका है 0.083, T आपका है 293 अपॉन MB कितना है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 है, इनटू वॉल्यूम कितना है 200 ml। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में आपको मिलता है 6.89 बार। ये आपका यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा सॉल्यूशन है उसके लिए निकालेंगे, और केन शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए क्या क्या गिवन है वो नोट कर लेते हैं। इसमें देखिए WB जो है आपका वो हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ शुगर 1.6 ग्राम, क्योंकि आपका 1.6% दिया हुआ है, यानी कि 100 ग्राम में 1.6 ग्राम आपका क्या है, केन शुगर है। V आपका 200 ml ही रहेगा, इसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.20, यहाँ पर 0.2 कर लीजिएगा ये, क्योंकि लीटर में यहाँ पे यूज करना है। और जो वैल्यू है R की वो भी आपकी सेम ही रहेगी, 0.083 केल्विन इनवर्स लीटर बार मोल इनवर्स, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। जो आपका मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है वो आपका दिया हुआ है 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपका किसका मास है, ये केन शुगर का मास है, ये न्यूमेरिकल में ही गिवन था। इतनी चीज़ें आपको पता हैं, और टेम्परेचर भी आपका 293 केल्विन ही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, पाई इज इक्वल टू WB/mv, यहाँ था RT और ये आपका V। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे। आइए देखते हैं, इसको पाई 1 कर लीजिए, ठीक है। चाहें तो देखिए सीधे ये फॉर्मूला याद रखिए, ज़्यादा बेटर है, आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन ठीक है, इसको पाई डैश हम कह दे रहे हैं, पाई डैश, यहाँ तो पाई रख रहे हैं इसको, यहाँ पाई डैश किए दे रहे हैं। और ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको आप यहाँ पुट कर दीजिए, 1.6 इंटू 0.083 293 अपॉन MB आपका है 342 और आपका 0.20। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.57 बार, ये आपका आया। देखिए यहाँ तक तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देख लीजिए अच्छे से, इसको बहुत आसान है, एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखिए इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि जो आपके दोनों सॉल्यूशन हैं वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि 1 से 5% तक के जो आपके कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है मास बाय वॉल्यूम, वो आपके वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए 3.4% आपका दिया है, ये भी आपका लेस देन 5% है। 1.6% आपके शुगर सोल्यूशन है, ये भी आपका 5% से कम है या लेस है। तो दोनों ही आपकी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है। अब देखिए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था, जब राउल्ट्स लॉ जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो आपका डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है वो आपका अप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि
ऐसी केसेस जब आपका सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है, दोनों सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हैं, तो जो आपका मिक्सिंग के बाद में फाइनल सोल्यूशन बनेगा या रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा वो एज आइडियल सोल्यूशन बिहेव करेगा। तो जब आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा तो दोनों के जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर हैं वो ऐड हो जाएंगे, और जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन है या जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो आपका मिक्सचर बना है सॉल्यूशन वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह ऐड करेगा। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ये आप चाहें तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो भी हमने बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन ठीक है, पाई यहाँ पाई 1 पाई 2 कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। पाई 2 पाई इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2, दोनों को ऐड कर लीजिए। ऊपर वाला कितना था 6.89 बार प्लस 0.57, दोनों को टोटल किया तो जो फाइनल प्रेशर है वो आ जाएगा 46 बार। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए ये न्यूमेरिकल जो था थोड़ा डिफरेंट था, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आया है कि अगर दोनों आपके सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट हैं, दोनों को मिक्स करके आप कोई दूसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसमें अगर वेपर आप कैलकुलेट ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको एज आइडियल सॉल्यूशन मान के चलिए और उसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करिए, क्योंकि वो आपके आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही होता है। पार्शियल प्रेशर हो या फिर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको।